Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोरॉन फैमिली के अंदर नेक्स्ट पॉइंट। हम बेटा बोरॉन फैमिली में डिस्कस कर रहे थे आपके हैलाइड्स की फॉर्मेशन में हम लोग प्रॉपर्टी पे चलने वाले हैं। तो जो आपके हैलाइड्स हैं जैसे बच्चों BF3 हो गया, ठीक है, जैसे आपका BCl3 हो गया, BBr3 हो गया, BI3 हो गया, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस बच्चों आपकी बहुत ही ईजिली आपको जेई मेंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। प्लस बच्चों आपकी जो नीट एग्जाम है, ठीक है, उसके अंदर भी देखने को यहाँ से आसानी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट रहता है वो बच्चों रहता है बैक बॉन्डिंग और आपका डाइमराइजेशन, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके लेक्चर को इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आज के लेक्चर में लेने वाला हूँ, ठीक है। बैक बॉन्डिंग को प्रॉपर समझाने के लिए एंड डाइमराइजेशन, ठीक है, कहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, कहाँ पे डाइमराइजेशन आपकी पॉसिबल होती है, ठीक है, किस मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो यहाँ बेटा हमारी बोरॉन फैमिली है, तो स्पेसिफाइड मैं करूँगा कि आपको बोरॉन फैमिली से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ बच्चों हम बात करेंगे कि ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरॉन हैज़ कम इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट। इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट दीज अंडरगोज। तो ये दो पॉइंट बच्चों वहाँ पे आपके फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ कि बच्चों ये हमारा बोरॉन है, आप सिंपल सा पॉइंट देखो, इसके सामने बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, बोरॉन की बैलेंसी बच्चों कितनी होती है, 3 बैलेंसी होती है, राइट, आपको पता है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ कि बच्चों 1 2 and 3 है ना। और जब फ्लोरीन की बात करते हैं, हेलोजेंस की बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे आपका 1 2 and आपका ये 3। अभी इसके पास बच्चों क्या है कि यहाँ पे आपका वेकेंट ऑर्बिटल जो प्रेजेंट होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ये वेकेंट ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट होगा। जैसे आपको पता है कि भाई बोरॉन का अगर आप कन्फ्यूजन लेते हो तो क्या निकल के आता है, 1s2 2s2 and 2p1। तो 1s2 तो बच्चों कभी बेटा 1s2 तो कभी बेटा पार्टिसिपेट करेगा नहीं बॉन्डिंग के अंदर। तो बेटा 2s आपका जो सेकंड ऑर्बिट है, मतलब ये सेकंड ऑर्बिट के जो आपके यहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं s और p, ये आपका पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2s अगर आप देखते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे हो गए, 2s कंप्लीटली फील्ड है बेटा, फुली फील्ड है। और p की तरफ अगर आप मूव करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा यहाँ से 2s से अभी बेटा यहाँ पे कितने बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सिर्फ एक बॉन्ड पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपका एक इलेक्ट्रॉन्स कैसा यहाँ पे अनपेयर्ड है। तो क्या करते हैं, इस ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन से हम लोग बेटा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बेटा हम लोग यहाँ से मूव कराते हैं। जैसे यहाँ पे मूव करेगा तो आपको दिख रहा है कि 2s के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बचेगा और 2p की तरफ अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 1 and 2, और ये बेटा आपको पूरा वेकेंट मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा कैसे बच्चों, वेकेंट आपका ऑर्बिटल यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो देखो एक बेटा बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो तीनों जगह से बच्चों सिग्मा आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2s जब पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ से एक सिग्मा फॉर्म होगा। और बच्चों मैं बताऊँ तो आपका जो फ्लोरीन है वो भी उसके बारे में अगर आपको डिस्कस करूँ तो बच्चों उसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है बेटा, NH2। और नेक्स्ट बच्चों Np कितना होगा, जैसे हम बात करते हैं बोरॉन के अंदर, तो बेटा NH2 Np1। नेक्स्ट आपका अगर मैं यहाँ पे आकर लिखने की कोशिश करूँ आप समझाने की, तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और बच्चों आपकी इनर्ट गैसेस। इसका बच्चा जनरल कन्फ्यूजन क्या होता है, NH2 Np1। जब P के अंदर बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे आपका ये बोरॉन फैमिली से बिलोंग करेगा। कार्बन की बच्चों बात करते हैं तो आपका 2p यहाँ पे आपका Np2 हो जाएगा। और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो आपका Np3 हो जाएगा, है ना। NH2 सब जगह रहेगा। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे आपका Np4 हो जाएगा। और फ्लोरीन की बच्चों बात करते हैं तो Np5। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका Np5। और नोबल गैस की तरफ अगर बेटा मूव करेंगे तो क्या होगा, ये Np6, है ना। NH2 Np6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं, फुली फील्ड आपको कन्फ्यूजन आपको दिखने लगता है। समझ में आया? यस। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हो कि भाई NH2, ठीक है, और यहाँ से आपका Np5 है। तो जरा इसको मैं देखो आपको एक प्रॉपर करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। NH2 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ये बेटा किस तरीके से फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और P की बात करेंगे तो यहाँ पे बेटा कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, नाउ दिस इज 5। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपको अभी भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे 3 फ्लोरीन्स हैं। तो ये बेटा आपका P ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर जो सिग्मा फॉर्म हो रहे हैं बेटा वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। किससे बेटा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से यहाँ पे आपका सिग्मा का फॉर्मेशन। मतलब यहाँ बोरॉन से देखो बच्चों, यहाँ अगर मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट कलर से बताऊँ तो बेटा देखो बोरॉन के पास बच्चों यहाँ से 2s, तो एक 2s बच्चों इस P के साथ जाएगा तो एक सिग्मा फॉर्म करेगा।
यहाँ से देखो बच्चों ये P बेटा इस P के साथ जाएगा, हेड टू डू ओवरलैपिंग, तो यहाँ से सिग्मा फॉर्म होगा। ये P बच्चों यहाँ से बेटा इस P के साथ जाएगा तो एक सिग्मा आपका यहाँ से फॉर्म हो। क्या आपको बात समझ में आई? क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो काउंट करो बेटा 1 2 3 4 5 6, तो टोटल बच्चों कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो भाई ऑक्टेट रूल पूरा नहीं है, तो इसका मतलब बेटा ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा और उसके लिए ये भी चेक करना है क्या बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, क्या खाली घर है, तो डेफिनेटली ये आपका खाली घर यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ में आया? तो इसलिए बच्चों ये मॉलिक्यूल्स क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए तो बैक बॉन्डिंग करेगा या फिर डाइमराइजेशन करता है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट को, बैक बॉन्डिंग को समझने के लिए होते हैं। बेटा बैक बॉन्डिंग हमारा यहाँ पे मैन हेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम लोग बात करने बोरोन फैमिली के बारे में। तो बेटा बोरोन का आपका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट विल बी 5। तो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स को अपन को फिल करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बच्चों इसका होगा 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। 1s2 बच्चों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, क्यों? क्योंकि बच्चों आपके न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज, मतलब बोरोन के पास बच्चों कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो आंसर इज 5 प्रोटॉन्स। तो 5 प्रोटॉन्स के क्लोज बच्चों क्या होंगे, ये 1s काफ़ी क्लोज होगा। तो इसका मतलब कि बिकॉज ऑफ क्लोजनेस और एज वेल एज बच्चों यहाँ पे आपको जो कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जबरदस्त होगा, है ना। तो इसलिए 1s कभी पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। जो सेकंड ऑर्बिट मतलब 2s एंड 2p ये आपके ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। तो 2s के पास बच्चों चेक करो कितने बच्चों यहाँ पे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने फिल कर दिया मैक्सिमम। बेटा p की बात करते हैं, p के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ तो बच्चों आपका ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका मैंने 1 यहाँ पे फिल कर दिया। दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट बच्चों हम लोग जब इसका एक्साइटेशन करेंगे, तो एक्साइटेशन करने में बच्चों मैं इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों यहाँ से मैं यहाँ पे मूव करा दूंगा, तो बच्चों ये आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से मिल जाएगा। दिस इज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितने बन सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। ऊपर बच्चों कितने बॉन्ड बने थे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ओनली 1 बॉन्ड। तो जहाँ पे बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, केमिकल बॉन्डिंग भी बच्चों यही बोलता है, जितनी भी थ्योरीज है कि मॉलिक्यूल्स वही स्टेबल है जहाँ पे मैक्सिमम बॉन्डिंग मिल रही है। बॉन्डिंग का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो बेटा नीचे का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म करेगा, डेफिनेटली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ये मूव कर चुका है, ठीक है। अभी भी इसके पास बेटा एक आपका ये वेकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो दिस इज अ वेकेंट ऑर्बिटल। अब ध्यान समझना बच्चों कि एक तो बच्चों एस के पास मैस में आपको दिख रहा है और दो बच्चों आपको पी के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी एक्स और पी वाई के पास, आप ऐसे समझ सकते हो। तो बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने हुए भाई, एक एस के पास दिख रहा है अभी, दो पी के पास, तो 3 दिख रहे हैं, है ना। तो जब ये बॉन्डिंग बनाएंगे तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन्स किसी और एटम से आएंगे तो पेयरिंग हो जाएगी ना। तो एस के पास मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के पास बच्चों बात करोगे तो 2 + 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे, 4 + 2 कितना 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो चुके हैं मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बेटा क्या बोला जाएगा, लिविस एसिड। तो जो बोरॉन के कंपाउंड्स होते हैं बच्चों वो जनरली क्या डिफाइन करते हैं, लिविस एसिड। लिविस एसिड का मतलब, एसिड का मतलब एक्सेप्टर समझना, एसिड का मतलब एक्सेप्टर्स, जो नॉन पेयर से नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, लिविस एसिड बोलते हैं। तो लिविस एसिड बेटा बन गया। अभी इसको बेटा कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 6 से 8 बन जाएगा। तो 6 से 8 बनने के लिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ऐसी स्पीसीज से मिल जाएं इन केस ऑफ कि बच्चों उसके पास लॉन पेयर्स हो या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो वहां से जैसे आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 6 + 2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे, कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। क्या आपको बेटा समझ में आ गया सब कुछ? ओके, अब चलते हैं हम लोग बैक बॉन्डिंग की बेसिक डेफिनेशन पे क्या कहती है। तो ये बच्चों बोलती है इट इज ए एडिशनल इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल एटम, बेटा सर्कल करना है इसको, बिटवीन सेंट्रल एटम एंड साइड एटम, ठीक है, between central atom and side atom due to presence of lone pair and vacant orbital in the valence shell is called back bonding। मैंने ऐसा नहीं बोला यहाँ पे कि सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ मूवमेंट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मूवमेंट दोनों तरफ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। मैं लिखा भी है कि सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ, है ना, साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है। क्योंकि दिमाग में बच्चे बैठाते हैं कि सिर्फ साइड एटम से मूवमेंट सेंट्रल एटम की तरफ हो रहा है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी फिक्स नहीं है बच्चों, ठीक है। इस बात को आप पहले अपने कंफ्यूजन को दूर कर देना। तो इस एग्जांपल देखते हैं ध्यान से। जैसे बच्चों हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट मैंने ए लिया है और बच्चों यहाँ पे आपका जो साइड एटम है ये आपको मैंने बी एंड बी करके मैंने ले लिया है, ठीक है। अभी मैंने ऐसा समझ के चलते हैं, एज्यूम में कर लेता हूँ
कि बेटा साइड एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल आपके प्रेजेंट हैं और जो आपका सेंट्रल एटम है उसके पास एक्सेस नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है या लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ होंगे, यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है, मतलब आपके सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ आपका मूवमेंट हो रहा है, डेफिनेटली बैक बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा। और बैक बॉन्डिंग हो क्यों रही है भाई, ऐसा क्यों, बिकॉज टू गेन द स्टेबिलिटी। भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, 6 से 8 हुए ना, तो तभी तो बेटा बैक बॉन्डिंग कौन डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी। रीजन इज वेरी सिंपल, स्टेबिलिटी। कोई भी बॉन्डिंग हो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को देखो तो यहाँ बच्चों मैंने ए लिखा है, इट इज सेंट्रल एटम, इट इज सेंट्रल एटम। बी बच्चों आपके साइड एटम्स हैं। सपोज मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ए के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और बी के पास एक्सिस में लॉन पेयर्स है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो उस केस में कंपाउंड स्टेबिलिटी लेने के लिए, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, तो बेटा आपके साइड एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा सेंट्रल एटम। समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आई, क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने कुछ और एक्सप्लेनेशन पे देंगे। सेकेंड पॉइंट, स्मॉलर ऑर्बिटल्स shows effective lateral overlapping, so for back bonding। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि बेटा जहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे बोरॉन और फ्लोरीन को लेके, ठीक है, तो आपको पता है कि फ्लोरीन आपका फर्स्ट एलिमेंट है आपके हेलोजेंस फैमिली का, ठीक है, स्मॉल साइज का एलिमेंट है। बोरॉन की बात करते हैं, वो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट है। तो बोथ आर स्मॉल साइज, राइट, दोनों के दोनों कैसे हैं, स्मॉल साइज के ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप BCl3 पे जा रहे हो, ठीक है, BBr3 पे जा रहे हो, BI3 पे जा रहे हो, तो आपको पता है कि बोरॉन का साइज तो फिक्स है, बट आपके जो हेलोजेंस है उनका साइज बढ़ता जा रहा है। तो जब बेटा आपके ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ रहा है, तो जहाँ पे बेटा किसका साइज बढ़ रहा है, हेलोजेंस का साइज बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बोरॉन की जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग है वो आपकी लेस होती जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे दो प्रॉपर साइज के अगर आपके ऑर्बिटल्स रहेंगे, तो कॉमन सी बात है कि उनका जो सेंटर जो होगा, उनकी जो सेंटर से जो ओवरलैपिंग होगी, जो इंट्रैक्शन होगा, वो प्रॉपर हो पाएगा। अगर एक का एक आपके एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है, दूसरे का साइज छोटा हो रहा है ऑर्बिटल्स का, तो उस केस में आपकी ओवरलैपिंग क्या होगी, वीक होती जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, डेफिनेटली, ठीक है। तो उसी पॉइंट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि स्मॉलर ऑर्बिटल शोज इफेक्टिव लेटरल ओवरलैपिंग, राइट। सो बैक बॉन्डिंग बेटा यहाँ पे इजिली आपकी पॉसिबल डिफाइन होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वन एटम मस्ट बिलोंग टू, कंडीशन है बच्चों, सेकेंड पीरियड, ठीक है। एक आपका एटम कहां से होना चाहिए, आपको गिवन 4 कंपाउंड है, चारों कंपाउंड में पहचानना है कि कहां पे बैक बॉन्डिंग आपको आसानी से दिख रही है। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक एटम बेटा कहां से होना चाहिए, पीरियड टेबल के आपके सेकेंड पीरियड से, एंड अनदर एटम डेफिनेटली बिलोंग टू सेकेंड और थर्ड पीरियड, सेकेंड और थर्ड पीरियड से बिलोंग करता हुआ दिखना चाहिए। ये बैक बॉन्डिंग की सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कंडीशन है। अगर ऐसा आपको दिख रहा है एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, तो डेफिनेट आप बैक बॉन्डिंग होने के चांस आपको प्रॉपर दिखेंगे। और एक पॉइंट और ध्यान रखना बच्चों, क्या कि आपके जो सेंट्रल एटम के ऑक्टेट, आपका ऑक्टेट रूल पूरी तरीके से बेटा आपके फॉलो नहीं होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट तो ही आपका बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकता है। नाउ कम्स टू BF3। तो BF3 बेटा आपको मैंने डिस्कस किया था अभी कि बेटा इसके पास आपका एक PZ ऑर्बिटल आपका वेकेंट होगा, सपोज मान लेते हैं। बाकी बच्चों देखो 3 फ्लोरीन, भाई बोरॉन के पास 3 ही बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे ना अनपेयर्ड, तो 3 सिग्मा बनाएगा, तो 1 2 3 बेटा इसने फॉर्म कर लिया है। अभी इसके पास जो वेकेंट ऑर्बिटल है, तो बेटा वहां से आसानी से आपका क्या करेगा बेटा फ्लोरीन। भाई देखो अभी फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स हैं, रिपल्सन फील होगा कि नहीं होगा, हाँ अधिक बेटा भाई लोन पे रिपल्सन होगा, बिल्कुल होगा। तो उस केस में फ्लोरीन क्या चाहेगा, ये पूरा BF3 मॉलिक्यूल्स क्या चाहेगा कि भाई मैं स्टेबल हो जाऊं, रिपल्सन को कम से कम कर पाऊं। तो रिपल्सन कम करने के लिए इसके पास एक ही मौका है, क्या कि ये फ्लोरीन से जो लोन पेयर्स है उसको ले ले, है ना, या फिर ऐसे बोलो फ्लोरीन अपने लोन पेयर्स को बच्चों इस बोरॉन को ट्रांसफर कर दे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, तो यहां बच्चों आपको अगर पता है कि एक लोन पेयर पहले यहां से जाएगा, फिर दूसरा भी ट्रेवल करेगा, तीसरा भी ट्रेवल करेगा, इसी तरीके से फ्लोरीन भी आपका पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ से ये भी फ्लोरीन बच्चों सेम प्रोसेस से पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे ये आपको मॉलिक्यूल्स इस तरीके से रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। मैं डैश डैश करके जो बनाया वो लोन पेयर्स का मूवमेंट मैंने रिप्रेजेंट किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अभी बेटा जब ये सब पूरा हो चुका है, तो अब बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, तो S के पास 2, PX के पास भी 2,
पी वाई के पास भी 2 और पी जेड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आए थे बच्चों वो फ्लूनी के लोन पेयर से आए थे, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे हो गए तो मॉलिक्यूल बच्चों हमारा कैसे हो गया है, स्टेबल हो चुका है अनस्टेबल से, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की कंडीशन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन बच्चों आपका ये भी डिस्कस होता है, जेईई मेंस के अकॉर्डिंग आपका डिस्कस किया गया है कि इन BF3 मॉलिक्यूल्स बोरॉन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहता है, ये आपके एक्सपेक्टेड जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है उससे स्मॉलर बॉन्ड लेंथ आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर्स का मूवमेंट जो आपका हो रहा है टू आपके यहाँ पे बोरॉन फैमिली की तरफ, तो जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे आपका एक जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है, ये जो आपको प्रॉपर बॉन्डिंग आपको दिख रही है, डैश डैश करके मैंने किया है रिप्रेजेंट, ये लोन पेयर्स का मूवमेंट है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या है आपका श्रिंक कर जाएगा, है ना। तो जिसकी वजह से आपको जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है उससे आपकी बॉन्ड लेंथ कहीं ना कहीं आपकी ये जो बोरॉन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन है वो आपकी लेस हो जाएगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स दिया आपको बना के। फर्स्ट दिया है मैंने आपको BO3-3, सेकेंड मैंने आपको दिया है बेटा दिस इज ए H4, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, मैंने बना के दिया आपको, कोई सी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपका H4BO4, राइट। नेक्स्ट बेटा मैंने यहाँ पे दिया आपको दिस इज दी H3BO3। आपको बताना है बैक बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे नहीं हो सकती है, ठीक है, ये बताना है बेटा। तीनों जगह क्या सेंट्रल एटम इज द बोरॉन, तो भाई बोरॉन होते ही आप टिक मत कर देना कि सर ये बोरॉन हो रहा है और इधर से ऑक्सीजन दिख रहा है, तो आपके उठा के आप सीधा टिक मार दो कि नहीं सर यहाँ तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तीनों में। ऐसा नहीं, चेक करो बच्चों इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इस फर्स्ट मॉलिक्यूल्स के बोरॉन के पास, चेक करो बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6, भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है ना इसके पास, तो 8 करना चाहेगा ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बेटा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होगा वो H3BO3 होगा कि नहीं होगा, बताओ पहले। ये मॉलिक्यूल्स H3BO3 होगा कि नहीं होगा, सबको समझ में आ रहा है। यस, H3BO3 है, तीनों हाइड्रोजन बेटा बाहर जा चुके हैं, सपोज मान लेता हूं, तो नेगेटिव चार्ज बच्चों छोड़ गए। ये नेगेटिव किसका है बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन का है, सपोज आप ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये बेटा आपका नेगेटिव पहले यहां से ये मूव करेगा, फिर उसके बाद इसका टर्न आएगा, फिर आपका ये टर्न आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे बैक बॉन्डिंग आपकी होने वाली है, ठीक है, समझ में आ गया। और क्यों होने वाली है, बिकॉज ऑफ बोरॉन हैविंग दी 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से 8 करने के लिए ये आपके नेगेटिव चार्ज को इजीली क्या करेगा बच्चों, विड्रॉ कराएगा, जिसके पास आपका बीकन टोटल प्रेजेंट रहता है। अब बेटा इधर आते हैं, तो यहाँ देखो 1 OH 2 OH 3 OH और एक आपका 4 OH, चारों दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सबको, चेक कर लो बच्चों, क्या बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है। भाई 4 बॉन्ड हो रहे हैं ना, तो एक बॉन्ड पेयर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 2 4 2 6 2 8, भाई 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, भाई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बैक बॉन्डिंग की। आप टिक मत करना कि सिर्फ बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, यहाँ पे कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, पी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, एब्सेंस है आपका, तो कोई भी आपकी बैक बॉन्डिंग नहीं होने वाली है। नेक्स्ट बेटा मॉलिक्यूल से आपका इस पे चेक करो, तो ये प्रॉपर दिख रहा है भाई, ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों, 2 लोन पेयर्स हैं भाई साहब, तो यहां से क्या होगा भाई, बोरॉन के पास चेक करो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ही दिख रहे हैं ना, तो इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तो वहां पे आसानी से लोन पेयर ट्रेवल कर जाएगा, तो यहां भी आपकी बैक बॉन्डिंग बिल्कुल होगी और आसानी से होगी। और जब भी कभी क्वेश्चन ये आता है क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तीनों मॉलिक्यूल्स मैंने आपको दे दिए, तो तीनों मॉलिक्यूल्स में से आपकी जो बीओ बॉन्ड लेंथ है कौन सी अधिक होगी, मतलब किस मॉलिक्यूल्स की अधिक होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा सेकंड की सबसे अधिक होगी आपकी बॉन्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि बच्चों सेकंड के पास कोई भी आपका बैक बॉन्डिंग नहीं होने वाला, सब कुछ प्योर बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो आपकी सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा, सेकंड मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, ये आपका सेकंड मॉलिक्यूल्स है। इसके बाद बच्चों कौन आएगा, फर्स्ट आएगा, है ना, और सबसे लास्ट में बच्चों कौन जाएगा, आपका थर्ड मॉलिक्यूल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। एग्जाम्पल लिया मैंने बेटा ट्राई मिथाइल अमाइन, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड लिया मैंने ट्राई सेलाइल अमाइन, ठीक है बेटा। सेलाइल का मतलब बेटा क्या है, कौन से रिलेट हो रहा है, तो बेटा ये कहाँ से आया है बेटा, इसमें देखो ये जो बाइयल है, मिथाइल में जो ये बाइयल है, ये बेटा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट फ्री वैलेंसी को, ठीक है, फ्री वैलेंसी इज कॉल्ड बाइयल। यहाँ जो फ्री वैलेंसी बेटा बाइयल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाइयल इज अ फ्री वैलेंसी। तो बच्चों ये कहाँ से आया, सिलेन से। जैसे बेटा हम पढ़ते हैं ना मीथेन, तो मीथेन बच्चों क्या होता है CH4, यहाँ पे आया ना जो मिथाइल आपका, ये CH4 से अगर आप एक बच्चों है उनको बाहर निकालते, उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट रेडिकल, तो यहाँ से बच्चों मिल जाता है आपको CH3 वन वैलेंसी फ्री के साथ, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल।
तो इसी तरीके से बच्चों CaH4 इज कॉल्ड सिलेन। सिलेन से बच्चों निकालते हैं 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम बेटा बात करते हैं आपको मोनोवैलेंट, ठीक है, मतलब एक आपकी बैलेंस यहाँ पे एक आपका जिसको बोलते हैं मोनोवैलेंट रेडिकल, MBR बोलते हैं, ठीक है, मोनोवैलेंट रेडिकल। तो ये आपका बेटा यहाँ पे प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। तो जो आपका SiH3 होगा दिस इज कॉल्ड सेलाइल। तो आपको देखा बेटा प्रॉपर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि दोनों मॉलिक्यूल्स में से ये बेटा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिया है, आपको बहुत ही सिंपल से सॉल्व हो जाएगा कि बैक बॉन्डिंग कहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बेटा बना लो पहले स्ट्रक्चर। भाई नाइट्रोजन के पास बच्चों कितने बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप बेटा आप आंसर बोलोगे सर 5। तो 1 2 एक लोन पेयर हो गया, 3 4 एंड आपका 5। इसके साथ बच्चों आपका CH3 आपके अटैच हो चुके हैं। इधर देखो बेटा इरा नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों देखो 1 2 3 आपके यहाँ पे, और एक आपका लोन पेयर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे SiH3 बेटा कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है सिलिकॉन, SiH3 और आपका SiH3 आपको प्रॉपर तक किया। अब देखो समझने वाली बात यह है कि बेटा कार्बन आपका क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट, नाइट्रोजन भी आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अब क्लियर तो ये होना चाहिए कि भाई सेकंड पीरियड में कभी डी आता ही नहीं है ना, और पी जो बच्चों वो तो आपका पूरी तरीके से फिल्ड हो गया। क्यों भाई कार्बन के पास देखो बच्चों 3 हाइड्रोजन है, एक आपका नाइट्रोजन अटैच हो रहा है, तो इसके वजह जो आपके आपके एस और पी है पूरी तरीके से फिल हो चुके हैं। तो भाई कोई भी आपके यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट नहीं है। जब वैकेंसी नहीं है तो भाई किस तरीके से आपके यहाँ पे लोन पेयर मूवमेंट कर सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। भाई अगर चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 बड़े 8 इलेक्ट्रॉन तो अपन के पास पहले से है ना, मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी स्टेबल है। बट बैक बॉन्डिंग मतलब यहाँ पे अगर देखो नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एलिमेंट एंड CH3 बेटा CH3 जो कार्बन है वो आपका क्या है बच्चों, साइड एटम है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हो रही है, रीजन समझना चाहिए कि इसके पास आपके वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। नाउ कम्स टू आपके ट्राइसलाइल अमाइन पे देखते हैं। तो यहाँ चेक करो बच्चों, आपका ये बेटा नाइट्रोजन है ना, ये आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सिलिकॉन बच्चों बात करते हैं थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। क्या बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों पॉसिबल। क्यों हो रही है, देखो भाई नाइट्रोजन के पास जब यहाँ पे आप टेबल करोगे तो सिलिकॉन के पास बच्चों क्या देखते हैं, डी ऑर्बिटल्स। बेटा यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स आपके पार्टिसिपेट करने लगते हैं, मतलब बेटा वेकेंट आपके डी ऑर्बिटल्स आपको दिखते हैं, जिसकी वजह से बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो लोन पेयर है वो इजीली आपको यहाँ पे ट्रेवल कर सकता है। जब ट्रेवल कर सकता है तो यहाँ पे आपकी जो बैक बॉन्डिंग की जो पॉसिबिलिटीज है वो आपकी डेफिनेटली इंक्रीज करिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो सेकंड मॉलिक्यूल्स में बैक बॉन्डिंग आपकी आसानी से होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट मॉलिक्यूल्स। कुछ और एग्जांपल्स की बच्चों बात करते हैं, BF4- BCl4- एंड BF3 तीनों जगह में से कहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है बताओ बच्चों। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या है, BF4- भाई इसके पास पहले से बच्चों हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास से बच्चों कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, भाई चेक करो ना, 4 सिग्मा बनेंगे ना। तो 4 सिग्मा का मतलब बच्चों क्या होगा, एक सिग्मा के पास बच्चों क्या होंगे, आप चेक कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेटा एक बॉन्ड पेयर के पास बेटा कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक बॉन्ड के पास, तो 2 2 4 2 6 2 8। इसके पास क्या करो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स। बट कीप इन माइंड कि फ्लोरीन आपका लॉन पेयर्स को बेटा मूव कराएगा टुवर्ड्स बोरॉन, तो तब बेटा यहाँ पे आपको बैक बॉन्डिंग होती हुई दिखेगी। मतलब आपके थर्ड मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग हो रही है और सेकंड और फर्स्ट के अंदर बैक बॉन्डिंग आपको नहीं दिखेगी। ये आपको समझ में आ रहा है, एग्जांपल समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, ये क्लियर बेटा समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं कुछ और रिएक्शंस पे, जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। जैसे आपको यहाँ पे बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने दे के रखे हैं और आपसे बेटा मैंने ये पूछ रहा हूँ कि आपको रिएक्टेंट आपको दिया बेटा, मैंने एक ईथर यहाँ पे दे दिया आपको डाइमिथाइल ईथर, और यहाँ बच्चों मैंने दिया BF3, ठीक है। आपको ये बताना है कि बेटा एडक्ट मतलब रिएक्शन पॉसिबल कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रही है, ठीक है। तो वैसे तो आपको दिख रहा है, लेकिन समझने का बेटा रूल समझो ध्यान से, ठीक है। देखो ये जो बेटा BF3 है इसके पास वेकेंट टोटल आपको दिख रहा है, ये BF3 है इसके पास भी वेकेंट टोटल आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान ये देना कि ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लॉन पेयर्स को बच्चों बिल्कुल भी कार्बन की तरफ मूव नहीं करा सकता है। क्यों, क्योंकि बच्चों कार्बन के पास तो बच्चों वैसे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है, और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है नहीं है, डी ऑर्बिटल वेकेंट होता नहीं है, तो कोई भी बैक बॉन्डिंग होने वाली है नहीं। तो लॉन पेयर्स कभी भी कार्बन की तरफ ट्रेवल नहीं करेगा। तो लॉन पेयर के पास सिर्फ एक ही चांस है क्या, कि बेटा बोरोन की तरफ ट्रेवल कर जाए, ठीक है, वहां पे वेकेंट ऑर्बिटल है। तो जैसे बच्चों लॉन पेयर ट्रेवल करेगा तो भाई इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, और बच्चों यहाँ पे आपको इस तरीके से बॉन्डिंग आपको सिग्मा बॉन्ड आपको मिल जाएगा। तो ये बच्चों यहाँ पे मिलेगा एडक्ट, और रिएक्शन बच्चों यहाँ पे डेफिनेटली फीजिबल हो जाएगी। नाउ कम्स टू सेकंड रिएक्शन। यहाँ बच्चों देखो SiH3 है, लॉन आपका ऑक्सीजन को जो लॉन पेयर्स है बच्चों वो जाना तो चाहेगा बच्चों बोरोन की तरफ, लेकिन क्या करेगा, वो सबसे पहले उसका लॉन पेयर्स है बच्चों, वो जो सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं बच्चों डी ऑर्बिटल्स, वो उसकी तरफ ट्रेवल कर जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स को पहले स्टेबल कर लेगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप को पहले स्टेबल कर जाएगा
अपने लोन जो बेटा आपके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं उसको सिलिकॉन पहले ही विड्रॉ कर लेगा, तो भाई इसके पास कोई चांस बचा नहीं है ऑक्सीजन के पास कि अब ये बोरोन की तरफ ट्रेवल करा सके, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी नहीं होने वाली है। तो लिखा है बेटा नो बैक बॉन्डिंग, मतलब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नो एडक्ट, लेकिन कीप इन माइंड कि यहाँ पे आपका जो लोन पेयर्स है बच्चों ऑक्सीजन का वो सिलिकॉन की तरफ ट्रेवल तो कर रहा है, ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो रही है, ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो रही है। लेकिन आप ये देखना कि क्या ये ऑक्सीजन ने बच्चों बोरॉन को दिया, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके पास अवेलेबिलिटी नहीं रही है ना, तो ये इसको नहीं दे पा रहा है, इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे क्या है नो एडक्ट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा। वाले एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को लेके, ठीक है, कि मोर एसिडिक कौन सा है, लेस एसिडिक कौन सा है, ठीक है। बच्चों मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट मॉलिक्यूल दे दिया CH3, आपका थ्राइस एंड आपका COH, ठीक है। एक कार्बन से बच्चों 3 आपके ही मिथाइल पार्ट अटैच है। इसी तरीके से जो यहाँ पे सिलिकॉन का बच्चों यहाँ पे OH और 3 आपके मिथाइल पार्ट यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। देखो बच्चों जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो भी आपको एसिड दे रखा है ना, उसका आयोनाइजेशन कराओगे तो वहाँ से बच्चों क्या मिलेगा H+ आयन और A- आयन। तो A- आयन की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी, मतलब एनायन की स्टेबिलिटी जितनी अधिक हो जाएगी तो रिएक्शन बच्चों कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, समझ में आ रहा है। तो H+ आयन उतना ही अधिक बनेगा और जितना अधिक H+ आयन बच्चों मिलेगा डेफिनेटली वो आपका एसिड कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। तो इस सबका सब डिपेंड करता है आपके एसिडिक स्ट्रेंथ, आपके डिपेंड करता है एनायन की स्टेबिलिटी पे, ठीक है। अब एनायन की स्टेबिलिटी बच्चों आपके इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, रेजोनेंस पढ़ते हैं, हाइपर कंजुगेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उन सब से हम लोग एनायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कुछ बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट को लेके, तो यहाँ ध्यान देना बच्चों यहाँ पे आंसर कैसे निकलेगा। जब बच्चों यहाँ पे आप चेक करो इस फर्स्ट मॉलिक्यूल में बेटा एसिडिक हाइड्रोजन आपको यही दिख रहा है, तो H+ बच्चों आप बाहर निकाल दो, तो H+ जैसे बाहर निकालोगे तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास बच्चों आएगा नेगेटिव चार्ज। क्या ये नेगेटिव स्टेबल हुआ? एक्चुअली एनायन आपको मिल चुका है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ चेक करो कि बेटा ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको बाहर निकाल दो तो एन बेटा नेगेटिव कहाँ मिलेगा इस ऑक्सीजन के पास। अब ये नेगेटिव जो मिल रहा है क्या वो एनायन स्टेबल हो रहा है? अब दोनों में से बेटा ये एक एनायन ये एक आपका एनायन है, दोनों में से स्टेबल एनायन कौन सा है? तो आपको दिखेगा कि बेटा कार्बन के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल होगा नहीं, इन केस ऑफ सिलिकॉन इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स होंगे, जिसकी वजह से बेटा नेगेटिव आपका आसानी से आपके वेकेंट ऑर्बिटल में के अंदर ट्रेवल कर जाएगा। तो ट्रेवल करने से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसी बच्चों हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इट इज ए मोर स्टेबल स्पीसीज एनायन। और इन केस ऑफ फर्स्ट कंपाउंड तो यहाँ पे जो एनायन आपको मिला था ये बच्चों एनायन कैसा होगा, मैंने लिखा है कि नो मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो अनस्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड एनायन के कंपैरिजन में जो फर्स्ट एनायन है वो आपका कैसा होगा बच्चों, अनस्टेबल। लेकिन मैं अनस्टेबल नहीं बोलूंगा प्रॉपर, अगर आपको सिंगल में देता हूं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो जब नेगेटिव चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होता है तो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस से उसको होल्ड करने टेंडेंसी को डिफाइन करता है अपने आप में, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे तो आपका फ्री अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकंड एनायन। तो मोर एसिडिक कौन सा बच्चों हो जाएगा, तो सेकंड इज ऑलवेज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फर्स्ट। क्लियर होगा बेटा? बैक बॉन्डिंग आपको समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, मैंने बेटा फर्स्ट मॉलिक्यूल आपको दे दिया, सेकंड मॉलिक्यूल्स आपको मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि बेटा आपके क्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट है, आपके 3 लोन पेयर्स आपको प्रॉपर दिखने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अब बेटा क्लोरीन के पास बच्चों कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे आपके d ऑर्बिटल्स का बच्चों इंट्रोडक्शन हो जाता है। आपके पास बेटा जो d ऑर्बिटल्स है बच्चों, आपको जो 3d है वो आपको वेकेंट दिखने लगता है, बिल्कुल सही है। तो होता क्या है बच्चों, वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से जो नेगेटिव बच्चों है वो आपका इधर ट्रेवल कर जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव जैसे ट्रेवल करेगा तो बच्चों आपका क्या होगा कि जो क्लोरीन के पास बच्चों नेगेटिव चार्ज रिपेंड होगा, बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको डेवलप होगा। ये डबल बॉन्ड बच्चों क्या जो आपको बॉन्ड दिख रहा है बेटा, कार्बन के पास बच्चों कौन सा, p ऑर्बिटल, बेटा क्लोरीन के पास बेटा कौन सा होगा, d ऑर्बिटल। तो बच्चों ऐसे p पाई d पाई ओवरलैपिंग आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख जाएगी। नेक्स्ट देखो बच्चों ये रहा बेटा नाइट्रोजन साइक्लिक कंपाउंड है, इसके पास देखो बच्चों यहाँ पे लॉन पेयर्स है और आपका हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज एडेसेंट पोजीशन पे। तो चेक करके बताओ बेटा यहाँ पे आपका जब पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ये बेटा कार्बन कैसा होगा, डेफिशिएंट होगा। तो डेफिशिएंट का मतलब बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा, तो लॉन पेयर्स बच्चों आसानी से यहाँ पे आपका ट्रेवल कर जाएगा, ट्रेवल करने बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको जो नाइट्रोजन है बेटा उसके पास पॉजिटिव चार्ज तो आ ही जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने लॉन पेयर्स को दिया है। तो यहाँ से बॉन्ड बच्चों कौन सा बनेगा बेटा, नाइट्रोजन के पास बच्चों कौन सा, p ऑर्बिटल, और फिर तक कार्बन यहाँ भी आपको p। तो फिर यहाँ पे जो बेटा डबल बॉन्ड बनना है ना उसके पीछे बच्चों रीजन क्या है, p पाई, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि p पाई और d पाई इसमें से आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी अधिक होती है,
तो पी पाई बॉन्ड रेशन अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों दोनों के दोनों कैसे हैं, आपके सेम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी भी लगभग आपको अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी मिल जाएगी, तो यहाँ पे ओवरलैप आपकी प्रॉपर हो जाएगी एज कंपेयर टू पी पाई डी पाई। समझ में आ गया? सिर्फ हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, बट ध्यान दो कि पी पाई कैसे बन रहा है, पी पाई डी पाई किस तरीके से आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। क्लियर है? तो एक बैक बॉन्ड के बारे में आपको आइडिया यहाँ पे हो चुका होगा। अब चलते हैं बच्चों वापस हम लोग बोरॉन फैमिली की तरफ। यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग बैक बॉन्डिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी से मिलने वाला है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।